हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। तो आज के वीडियो का हम लोग का टॉपिक है द चैलेंज ऑफ आवर टाइम, जो कि ई एम फोस्टर की काफ़ी फेमस ऐसे है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के थ्रू आप लोग की हेल्प होती है। वीडियो आपके सिलेबस का है ना, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। और वीडियो अगर आपको रिटन फॉर्म में चाहिए, मतलब लिखा हुआ चाहिए, तो वो मेरे वेबसाइट पे अपलोड है, ठीक है। और अब वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो फिर चैनल इस वीडियो के कमेंट में हम वेबसाइट का लिंक, इस नोट्स का लिंक डाल देंगे। उस लिंक पे क्लिक करके आपको सीधे ये नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। लिंक पे क्लिक करोगे और ये नोट्स आपको मिल जाएगा लिखा हुआ। और फिर भी अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम होता है ना, तो आप इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। द चैलेंज ऑफ आवर टाइम इज ए ब्यूटीफुल एंड इंस्ट्रक्टिव एसे। द चैलेंज ऑफ आवर टाइम एक सुंदर, काफी अच्छा और इंस्ट्रक्टिव यानी शिक्षा देने वाला उपदेशात्मक एशे है, नाइसली रिटन बाय ई एम फोस्टर, जिसको कि लिखा गया है ई एम फोस्टर के द्वारा। हु इज नोन एज, जो कि जाने जाते हैं एज ए ग्रेट नॉवलिस्ट, एक महान उपन्यासकार के रूप में, एसेइस्ट के रूप में, फिलोसोफर के रूप में, शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में, एंड सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक के रूप में, ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी, आधुनिक अंग्रेजी जो साहित्य है उसके इतिहास के महान नॉवलिस्ट, एसेइस्ट सब मतलब के रूप में जाने जाते हैं ई एम फोस्टर। ही इज नोन, वह जाने जाते हैं बेस्ट फॉर हिज आयरनिक एंड वेल प्लॉटेड नॉवेल्स, अपने आयरनिक इट मीन्स व्यंग्यात्मक, व्यंग करते हैं जिसके थ्रू, और वेल प्लॉटेड इट मीन्स जिसकी कहानी को बहुत अच्छे तरीके से रचा गया हो, वैसे नॉवेल्स, वैसे उपन्यास के लिए जाने जाते हैं। एग्जामिनिंग क्लास डिफरेंस, जिसमें कि वो एग्जामिनिंग इट मीन्स बात किए हुए, डिस्कस किए हुए क्लास डिफरेंस के बारे में। क्लास डिफरेंस इट मीन्स वर्ग डिफरेंस, इट मीन्स जिसमें वो दिखाए हों, कास्ट सिस्टम को दिखाए हों, अमीरी गरीबी को दिखाए हों, या फिर अंग्रेज और इंडियंस के बीच में अंतर को दिखाए हों, कलर को लेके, तो मेनली ये सब चीज़ में लिखते थे। एंड हिपोक्रेसी, और एक तरह से पाखंड, दिखावा दिखाते हैं इन अर्ली 20th सेंचुरी ब्रिटिश सोसाइटी का, जो शुरुआत के 20th सेंचुरी में ना ब्रिटिश सोसाइटी थी, तो उसके हिपोक्रेसी इट मीन्स पाखंड और को भी दिखाते हैं अपने नॉवेल्स में, अपने वर्क्स में मेनली, और इसी के लिए जाने जाते हैं। Among his famous novels included, उनके फेमस नॉवेल में शामिल है ए पैसेज टू इंडिया, वेयर्स एंजल फियर टू ट्रेड, हॉवर्ड्स इंस, ए रूम विथ ए व्यू, ठीक है। ये सब इनका काफ़ी फेमस नॉवेल्स है। आपके लोग के सिलेबस में ए पैसेज टू इंडिया है भी, जो आप लोग को पढ़ना है। फोस्टर ऑल्सो रोट 2 ग्रेट वॉल्यूम्स ऑफ कलेक्टिव एसे, 2 एसे का वॉल्यूम्स भी लिख रखे हैं, इट मीन्स उसमें ढेर सारा एसे को एक साथ पब्लिश करवाया गया है। सच एज, जैसे कि 2 चीयर्स फॉर डेमोक्रेसी, एक तो पहला एसे है उनका, सेकेंड है अबिंगो हार्वेस्ट, ये दोनों एसे है। अब आगे है द प्रेजेंट एसे, जो हम लोग का है द चैलेंज ऑफ आवर टाइम हैज़ बीन एग्जैग्रेटेड फ्रॉम 2 चीयर्स फॉर डेमोक्रेसी, उसको किससे लिया गया है? 2 चीयर्स फॉर डेमोक्रेसी से लिया गया है। द एसे, और जो हम लोग का एसे है द चैलेंज ऑफ आवर टाइम इज फर्स्ट गिवन इन द फॉर्म ऑफ ए टॉक, वो एक पहली बार एक टॉक के फॉर्म में, एक बातचीत के फॉर्म में ई एम फोस्टर के द्वारा दिया गया था इन ए सेमिनार, वो भी कब? एक सेमिनार में, वेयर राइटर्स, जहाँ पे राइटर्स यानी कुछ लेखक, कुछ आर्टिस्ट एंड इंटेलेक्चुअल्स असेंबल, सारे इकट्ठा हुए थे टू डिस्कस द चैलेंज ऑफ आवर टाइम, जो सोसाइटी में चैलेंज आ रहा था, प्रॉब्लम आ रहा था, कठिनाई आ रहा था ना, उसके बारे में डिस्कस करने के लिए जमा हुए थे, ठीक है। द राइटर एंड द आर्टिस्ट, जो राइटर, लेखक और जो आर्टिस्ट है, वे आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे बाय साइंस से एंड टेक्नोलॉजी से इन ह्यूमन लाइफ। तो ह्यूमन लाइफ में मॉडर्न टाइम में जो साइंस आ रहा था, साइंस का यूज आ रहा था, टेक्नोलॉजी आ रही थी नई नई, तो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे आर्टिस्ट और कौन? राइटर। ई एम फोस्टर डिफेंड हिज डिस्कशन, अपने डिस्कशन का ये बोल के बचाव करते हैं ई एम फोस्टर ऑफ दिस ए प्रॉब्लम, इन प्रॉब्लम से, बाय सेइंग दैट, यह कहते हुए, दैट की एन आर्टिस्ट, की जो एक आर्टिस्ट होता है, हु इज सपोज टू केयर फॉर मैन, जो कि जिससे एक्सेप्ट किया जाता है कि वो मैन की केयर करेगा, ध्यान रखेगा, सोसाइटी के ध्यान रखेगा, कैन नॉट रिमेन इनडिफरेंट टू सच प्रॉब्लम, वो खुद इस प्रॉब्लम से बच नहीं पाता है, ठीक है। ई एम फोस्टर स्टार्टेड दिस एसे, ई एम फोस्टर इस एसे की शुरुआत करते हैं विथ ए स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट के साथ, दैट, जो कि है टेम्परामेंटली इट मीन्स स्वभाव से, आई एम एन इंडिविजुअलिस्ट, मैं एक इंडिविजुअलिस्ट हूँ। इंडिविजुअलिस्ट इट मीन्स क्या होता है ना, जो इंसान स्वतंत्र हो, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो,
प्रोफेशनली इट मीन्स जो होता है प्रोफेशन से, पेशे से, आई एम ए राइटर, मैं एक लेखक हूँ, एंड माई बुक्स इम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप, और मेरे बुक में किस चीज़ पे इम्फेसाइज यानी जोर दिया जाता है, बल दिया जाता है पर्सनल रिलेशनशिप पे, एंड द प्राइवेट लाइफ और प्राइवेट लाइफ पे, फॉर आई बिलीव इन दैम, क्योंकि क्या होता है पोइट बोलते हैं क्योंकि मैं उन पर विश्वास करता हूँ। ठीक है, ये कोटेशन के साथ इस नॉवेल को शुरू करते हैं। एज एन इंडिविजुअलिस्ट, एक इंडिविजुअलिस्ट के रूप में, इट मीन्स एक स्वतंत्र विचार वाले इंसान होने के नाते ही अंडरस्टैंड्स, वो समझते हैं द प्रॉब्लम को फेस्ड बाय द वर्ल्ड, जो कि वर्ल्ड के द्वारा फेस्ड किया जा रहा था। ठीक है, थ्रू दिस एसे, इस एसे के जरिए ही डिस्क्राइब्स, वह व्याख्या करते हैं द प्रॉब्लम मतलब कठिनाइयों का, द स्ट्रगल ऑफ द स्पिरिट ऑफ कॉप, वो स्पिरिट दिखाते हैं मतलब एक भावना दिखाते हैं, कॉप इट मीन सामना करने का, विद द मॉडर्न वर्ल्ड आधुनिक वर्ल्ड का सामना करने का एक स्पिरिट, एक संघर्ष दिखाते हैं, भावना दिखाते हैं, विच अकॉर्डिंग टू हिम, जो उनके अकॉर्डिंग इज द ग्रेटेस्ट चैलेंज, जो कि सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत बदलाव आ रहा था। ठीक है, फेस्ड बाय मैनकाइंड, जो कि जिसको कि फेस किया जा रहा था मैनकाइंड के द्वारा, यानी इंसानों के द्वारा, मनुष्य के द्वारा। आफ्टर विटनेस द टेरिबल पीरियड, मतलब वो काफी भयावह पीरियड के विटनेस रहे हैं, गवा रहे हैं, बिटवीन टू वर्ल्ड वार, जो कि दो वर्ल्ड वार मतलब दो विश्व युद्ध के बीच का जो समय रहा ना, तो उसके गवाह भी रहे हैं E.M. फोस्टर लुक्स बैक एट द विक्टोरियन पीरियड को फोस्टर पीछे मुड़ के देखते हैं, मतलब वर्ल्ड वॉर से पहले विक्टोरियन पीरियड था, तो उस पीरियड को फोस्टर याद करते हैं। दैट वॉज रियली ए वंडरफुल पीरियड, जो कि सच में एक बहुत अच्छा पीरियड था, क्योंकि उस टाइम युद्ध नहीं हुआ था ना, इतना प्रॉब्लम नहीं था, और मतलब टेक्नोलॉजी साइंस नहीं आया हुआ था, इस वजह से वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ था, तो इस वजह से वो उस विक्टोरियन पीरियड की तारीफ करते हैं E.M. फोस्टर। इट वॉज ए पीरियड ऑफ जेनरोसिटी इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि एक तरह से उदारता का, जहाँ पे मतलब दयालुता दिखाई जाए, एंड ह्यूमनिज्म इट मीन्स मानवता का पीरियड था, टाइम था, इन विच जिसमें कि एजुकेशन वॉज गिवन ए लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस, इट मीन्स विक्टोरियन एरा में मानवता को, जेनरसिटी, उदारता को और एजुकेशन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया था। बट द प्रॉब्लम विथ विक्टोरियन एजुकेशन, लेकिन विक्टोरियन एजुकेशन के साथ प्रॉब्लम थी कि was that it didn't make people understand their economic position, मतलब ये मतलब मॉरल शिक्षा तो दे रहा था, नैतिक शिक्षा दे रहा था, ठीक है, एजुकेशन के इंपॉर्टेंस को बता रहा था, लेकिन यह लोगों को ना, इट डिडंट मेक पीपल अंडरस्टैंड, यह लोगों को नहीं समझा रहा था देयर इकोनॉमिक पोजीशन, उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में नहीं बता पा रहा था विक्टोरियन पीरियड। ठीक है, पैसे के बारे में, आर्थिक सिचुएशन के बारे में नॉलेज नहीं देता था। व्हेन मनी कैम इन द फॉर्म ऑफ फैट डिविडेंड्स, ठीक है, जब मनी जो पैसा आया एक मतलब फैट डिविडेंड्स इट मीन्स हम बोल सकते हैं मोटे लाभांश के रूप में, यानी जब इंसान को पता चला कि पैसा मतलब ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, पीपल नेवर रियलाइज दैट, और तब लोगों को कभी रियलाइज नहीं हुआ दैट द पुअर वेयर, की जो गरीब हैं वो बीइंग एक्सप्लॉइटेड, उनका शोषण किया जा रहा है, फॉर देम टू गेट सो मच मनी, मतलब क्या हो रहा था ना कि मॉडर्न पीरियड जैसे ही आया तो टेक्नोलॉजी आया, साइंस आया, और उस टाइम गरीबों के पास, जो पढ़े लिखे नहीं थे, मोस्टली जो इंडियंस थे, उनके पास क्या काम बचता है कि वो लोग मजदूर वाला काम करते थे, तो उनके पास क्या था, उनका क्या हो रहा था, एक्सप्लॉयनेशन इट मीन शोषण हो रहा था। ठीक है, सिर्फ पैसे के लिए ही। अब आगे है द पुअर हैव किक्ड, अब क्या करते हैं, पुअर भी लात मारते हैं, गरीब इट मीन्स यहाँ इंडियंस की भी बात हो रही है, टेक्नोलॉजी में बदलाव, साइंस में जो बदलाव आया, तो उस टाइम अंग्रेजों का शासन था, जिस टाइम ये एशे लिखा गया, जिस टाइम खासकर E.M. फोस्टर इंडिया भी आए थे 3 टाइम्स, तो उस टाइम भी अंग्रेजों का शासन था, तो उस टाइम भी क्या हो रहा था ना कि पुअर अब क्या कर रहे हैं कि गरीब भी हैव किक्ड, लात मार रहे हैं, गरीबों ने लात मारी। द बैकवर्ड रेसेस आर किकिंग, और इट मीन्स जो मतलब बैकवर्ड रेसेस है, मतलब पिछड़ी जाती है, वो भी लात मार रही है, एंड मोर पावर टू देयर बूट्स, और उनके जो बूट्स होते हैं, उनके जो जूते होते हैं, उनके मतलब उनके जो मतलब लात मारने, इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि साइंस का, टेक्नोलॉजी का जो बहिष्कार कर रही है, अंग्रेजों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं इंडियंस, तो उनके बूट्स में, उनके जूतों में काफ़ी ज़्यादा पावर है, काफ़ी ज़्यादा शक्ति है। ठीक है, इस सेंस में इस एशो को लिखा गया है, इस ऐसे को लिखा गया। इन द मॉडर्न एज में हाउएवर, हालांकि डिविडेंड्स इट मीन्स जो पैसे होते थे, हैव रिड्यूस टू ऑलमोस्ट नथिंग, वो बिल्कुल नथिंग के बिल्कुल आ गया लाभांश पैसा। द पुअर एंड द बैकवर्ड, और जो पुअर और गरीब लोग थे, गरीब और बैकवर्ड पिछड़े लोग थे, क्लासेस नो लॉन्गर अलाउ देमसेल्फ टू बी एक्सप्लॉइटेड, वो दूसरों को मतलब अंग्रेजों को खुद को शोषित करने का अधिकार नहीं दिए। देयरफॉर, और इसलिए इन ऑर्डर टू फेस
इस चैलेंज को फेस करने के लिए वी मस्ट कॉम्बाइन द ओल्ड वैल्यूज। तो हम लोग को क्या करना होगा, ओल्ड वैल्यूज को कंबाइन करना होगा। ओल्ड वैल्यूज यानी पुराने मूल्य, इट मीन्स जो हम लोग को विक्टोरियन पीरियड में जो मूल्य दिया गया था, इंपॉर्टेंस दिया गया था शिक्षा का, विद द न्यू इकोनॉमी, और साथ ही साथ हम लोग को इकोनॉमी में नई आर्थिक नीति, जो नई मतलब पैसे के इंपॉर्टेंस होता है ना, वो उसको भी समझना, उन दोनों को कंबाइन करना होगा, उनको मिलाना होगा अकॉर्डिंग टू फॉस्टर के अकॉर्डिंग। फिर आगे है लेजे फेयर यानी फ्री ट्रेड जो होता है, मतलब जो बिना हस्तक्षेप के हो, जिसमें गवर्नमेंट का हस्तक्षेप ना हो, विल नॉट वर्क इन टुडे वर्ल्ड, वो मॉडर्न वर्ल्ड में, टुडे वर्ल्ड में काम नहीं कर रहा। इन द प्रेजेंट डे, और प्रेजेंट डे में मॉडर्न वर्ल्ड में प्लानिंग हैज़ टू बी डन नॉट मेयरली फॉर द बॉडी, मतलब प्लानिंग जो होना चाहिए वो सिर्फ बॉडी के लिए नहीं होना चाहिए, बट फॉर द स्पिरिट, वो बल्कि स्पिरिट के लिए भी होना चाहिए। ठीक है, अब आगे है फोस्टर फील्स दैट, फोस्टर ऐसा अनुभव करते हैं, एवरी आर्टिस्ट, चाहे कोई भी आर्टिस्ट हो, हैज़ ए टास्क टू परफॉर्म, कि उसका काम होता है परफॉर्म करना, वाइल फेसिंग द चैलेंज ऑफ आवर टाइम, मतलब जब सोसाइटी में प्रॉब्लम चल रहा हो तब भी आर्टिस्ट का क्या काम होता है ना, परफॉर्म करना। ठीक है, अपना वर्क लिखना, सोसाइटी के कंडीशन को दिखाना। आर्टिस्ट मस्ट बी फ्री टू वॉइस देयर व्यूज, आर्टिस्ट फ्री होता है हमेशा अपने वॉइस के लिए, अपनी आवाज़ उठाने के लिए, अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करने के लिए। देयर एम मस्ट बी टू प्रोवाइड आर्ट फॉर आर्ट सेक, देयर एम, उसका उद्देश्य होना चाहिए आर्टिस्ट का कि वो क्या करे, प्रोवाइड करे आर्ट फॉर आर्ट सेक। इट मीन्स क्या हो जाता है ना कि सेल्फ एक्सप्रेशन करे, मतलब सेल्फ एक्सप्रेशन के थ्रू वर्क लिखे, मतलब अपनी इंडिविजुअल थॉट को पब्लिश करे, अपने इंडिविजुअल थॉट एक्सप्रेस करे अपने वर्क में। ठीक है, अपने वर्क को क्रिएट करे जो कि उसके थॉट पे बेस्ड हो, एंड नॉट फॉर मॉरल एंड सोशल पर्पस, ना कि उसका वर्क जो है वो मॉरल किसी नैतिक या सोशल पर्पस, इट मीन्स सामाजिक उद्देश्य के लिए हो। ठीक है, अब आगे है इन अदर वर्ड्स, वहीं दूसरे शब्दों में फॉस्टर सेज दैट, फॉस्टर कहते हैं आर्ट इज द ग्रेटेस्ट इंस्पिरेशन फॉर मैनकाइंड, आर्ट जो होता है वो मैनकाइंड, इट मीन्स मानव के लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन का स्रोत होता है, सबसे बड़ा इंस्पिरेशन, प्रेरणा होता है। इट फ्रीज हिज माइंड, या क्या करता है, उनके माइंड को फ्री करता है, आज़ाद करता है, फ्रॉम द प्रॉब्लम से, कठिनाई से, प्रॉब्लम से, काउज्ड बाय द मॉडर्न एज, उसका के कारण क्या रहा है, मॉडर्न एज है। द इंटेलेक्चुअल इज डेफिनेटली क्लोजर टू ह्यूमैनिटी, इंटेलेक्चुअल्स जो लोग होते हैं वो डेफिनेटली कंफर्म जो है निश्चित रूप से क्या होते हैं, मानवता के क्लोज होते हैं, देन द साइंटिस्ट के बजाय। ठीक है, कौन ज़्यादा क्लोज होते हैं, साइंटिस्ट और इंटेलेक्चुअल्स में से इंटेलेक्चुअल्स लोग जो होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा क्लोज होते हैं मानवता के। तो यहाँ से जो है ना ये मतलब अलग बात, मतलब ये दो स्टांजा इसको तैयार कर सकते हो, पहले यहाँ तक एज तक लिख दोगे और द इंटेलेक्चुअल्स वाला जो है ना वो दूसरे स्टांजा से शुरू करोगे, क्योंकि यहाँ से फिर अलग चीज़ के बारे में बात किया गया है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल और साइंटिस्ट का कंपैरिजन किया गया है। दिस इज बिकॉज यह ऐसा होता है क्योंकि द साइंटिस्ट इज अंडर ए लॉट ऑफ प्रेशर, की जो साइंटिस्ट होते हैं वो ढेर सारे प्रेशर के अंदर होते हैं, एंड कंट्रोल्स के, उनके ऊपर नियंत्रण भी होता है। ठीक है, ही इज आइसोलेटेड, वो बिल्कुल आइसोलेटेड, अकेला रहता है बाय मैनकाइंड, यानी मानवता से, इंसान के बीच में नहीं रहता है साइंटिस्ट, एंड डजंट गेट ए चांस टू कम क्लोजर टू सोसाइटी, ना ही उनको उसको चांस मिलता है, मौका मिलता है कि वो सोसाइटी के क्लोज आ सके। फॉस्टर सेज दैट, फॉस्टर कहते हैं द साइंटिस्ट मस्ट रिस्पेक्ट द इंडिविजुअल थॉट्स, कि साइंटिस्ट को हर इंडिविजुअल, हर इंसान के थॉट को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, एंड फीलिंग्स, और सबके अनुभवों को दाव। हालांकि हिज साइंटिफिक इन्वेंशन, जो उसका साइंटिफिक इन्वेंशन यानी जो आविष्कार होगा, आर फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी इन जनरल, वो जनरल मतलब सोसाइटी के सामान्य बेनिफिट के लिए होता है, जैसे कि थ्रू सोसाइटी लाभ उठा सके। ओनली व्हेन, और जब इंडिविजुअल फीलिंग्स आर गिवन इंपॉर्टेंस, इंडिविजुअल हर इंसान के अलग अलग फीलिंग्स को, अनुभवों को इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, कैन वी फेस द चैलेंज ऑफ आवर टाइम, तब हम लोग अपने टाइम के चैलेंज को फेस कर सकते हैं, अपने टाइम के प्रॉब्लम्स की, कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे दस एट द एंड ऑफ दिस एशे, इस एशे के एंड में ई.एम. फोस्टर सेज अबाउट साइंटिस्ट दैट, साइंटिस्ट के बारे में कहते हैं, वो क्या कहते हैं, इट इज़ ए हाई टाइम, कि यह काफ़ी हाई टाइम है, यानी मतलब बिल्कुल टाइम आ ही गया है। ही कैम आउट ऑफ हिज आइवरी लेबोरेटरी, मतलब जो ही, इट मीन्स जो साइंटिस्ट है उनको अपने आइवरी लेबोरेटरी, इट मीन्स प्रयोगशाला से, जो उनकी प्रयोगशाला होती है, आइवरी इट मीन्स बहुत, आइवरी का एक मीनिंग होता है हाथी दांत, तो यहाँ हम बोल सकते हैं जो चकाचौंध से भरा, मतलब एक होता है उनका एक जो
लेबोरेटरी में, इट मीन्स प्रयोगशाला होती है साइंटिस्ट की, उससे क्या होना चाहिए, वो टाइम आ गया कि अब साइंटिस्ट को उससे बाहर आना चाहिए, ठीक है। इंसान के थॉट्स को, इंडिविजुअल फीलिंग्स को समझना चाहिए साइंटिस्ट को। वी वॉन्ट हिम टू प्लान फॉर आवर बॉडीज, क्या पोइट बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि वो हमारे बॉडीज के लिए प्लांट करें। वी डू नॉट वॉन्ट हिम टू प्लान फॉर आवर माइंड्स, हम ये नहीं चाहते कि वो हमारे माइंड के लिए प्लान करे, ठीक है। तो इस कोट्स के साथ, इस लाइन के साथ यह नॉवेल, ये जो एसे है वो ख़त्म होता है, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो के थ्रू आपकी हेल्प हुई, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।